आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन। और मुझे आपके और आपके भोजन अवकाश के बीच में होने का मुझे अफसोस है कि मैं जो है उसके बीच में आपके सामने अपनी प्रस्तुति रख रहा हूं। और हम लोग वैसे ही विलंबित हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको बहुत देर तक यहाँ पे रोकूं। लेकिन ये जो उड़ीसा से सचिव महोदय ने एक बिंदु हमें जो सवाल पूछा था, और वो एक बहुत ही हम लोगों के लिए आवश्यक सवाल है कि हम अपनी वित्तीय प्रबंधन कैसे करें और इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो हम अपने विवेक का अगर इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम समझते हैं कि स्मार्ट सिटी से हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके और कुछ वित्तीय प्रबंधन के विषय में अगर कुछ नई सोच रखेंगे, तो मेरे ख्याल से पहला तो मुद्दा रहेगा कि हम उसे ये चीज़ वैसे मेरे पास में बहुत गहन है, उस पर प्रस्तुति है, लेकिन इसमें मैं प्रस्तुति में ना जा कर के अपने जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको पहले क्योंकि हिंदी के माध्यम से कह पाना जो है प्रस्तुति में मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी हिंदी की कोई टाइपिंग बहुत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो हिंदी में बात करके जो हम अपनी बात कह पाते हैं वो ज़्यादा हम समझ भी पाते हैं, और मेरे ख्याल से एक हम लोगों का एक डायलॉग बनता है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने शहरीकरण को उसी तरह से बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से आगे अपने विवेक से आगे बढ़ा सकते हैं, स्मार्ट मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टेलीकॉम में हमने किया है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर हम म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं और सारी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर हम देखें वो विदेशों में जो है, विदेशों से लाई हुई अगर तकनीकों को अगर हम लाना चाहेंगे, तो उसमें हमारा एक जो इंडिजनाइजेशन है वो करना पड़ेगा। और वो चीज़ हमने टेलीकॉम में करा, और टेलीकॉम में हम देख रहे हैं कि हम आज छोटे छोटे से गाँव में भी हम जो है अपने नागरिकों को जो है इस तरह की सुविधा दे पा रहे हैं। तो मुझे एक बहुत बड़ी संभावना लगती है कि आज अगर हम शहरीकरण को एक आदमियों के हमारे जो नागरिकों के इसके पलायन करके और इसमें आने के लिए एक बड़ी जो संख्या में आ रहे हैं, उसको हम अपने लिए एक समस्या ना मान करके हम इसे एक अपना एक पोटेंशियल मानते हैं, एक रिसोर्स मानते हैं, एक संसाधन मानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे संभव हो सकती हैं। तो पहली जो चीज़ मुझे कहनी है कि हम अगर इतनी बड़ी जनसंख्या के हमारे शहरों में आने के अंदर आने से और के तरफ अग्रसर होने से हम उनकी जो उनकी लाइवलीहुड है या उनका जो एंटरप्राइज है, क्योंकि वो आते हैं शहर में, तो शहर में मैं भी अगर जो है छोटे शहर से बड़े शहर दिल्ली में गया, तो मेरा भी एक मैंने प्रोग्रेस देखी कि मैं इस तरह से अपना जो है मैंने उस एंटरप्राइज से जोड़ करके हम शहरीकरण को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसका एक माध्यम है टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग, जिसका कि उल्लेख इन्होंने मिश्रा जी ने किया। मिश्रा जी ने जो किया टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग, हमारे चंद्रमौली शुक्ला जी भी हैं यहाँ पे, जो कि इस बात पे हम लोगों का चर्चा हुई है। तो टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग क्या करती है? टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग है कि हम आज जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज हैं वो एक दर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोग जो आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, और साथ ही हमारी जो ज़मीन की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो वहाँ पे विदेशों में क्या किया है टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग में, कि वो तो जो है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ती है उसके अनुसार अपना उसके लिए फ्यूचर
वैल्यूज़ के ऊपर अपना आज जो है ऋण ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे लिए दोहरी चीज़ सुविधा है कि हम ना सिर्फ कि जो वैल्यू हमारी ज़मीनों की बढ़ रही है, जिसका कि उल्लेख किया था आगे मिश्रा जी ने और लोगों ने भी, तो ना सिर्फ जो ज़मीन की वैल्यू जो बढ़ रही है उससे हम ले सकते हैं, हम अगर तरीके से इसको प्रॉपर्टी टैक्स और हमारे जो संसाधन हमारे हाथ में है उसको अगर हम सुचारू रूप से लेने की कोशिश करें, तो उसमें हम जो प्रॉपर्टी टैक्स के इंक्रीमेंट्स हैं, जो टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग, तो जो 20 साल के टैक्स इंक्रीमेंट हैं वो हम जो है उसके सिक्योरिटाइज करके अपने जैसे वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे हम हैं, IDFC है, जैसे ADB है और सारे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे आज की तारीख में लोन ले सकते हैं। अगर हम ये कहें कि जो इंक्रीमेंट होगा, जो बढ़ोतरी होगी टैक्सेस में, आज के टैक्सेस से हम अपना काम चला लेंगे, लेकिन जो बढ़ोतरी होगी उसको हम आपसे जो है ऋण चुकता करने के लिए हम उसको देंगे। तो पहला बिंदु तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग का एक ऐसा मुद्दा है जो कि अभी बहुत लोगों ने गहराई से नहीं इसको समझा है और ना इसका इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है। तो वो जो है हैदराबाद में कुछ इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन वो भी जो है क्योंकि वो बाहर से आकर के कुछ ट्रांसप्लांट करने की बात हो जाती है कि हाँ भाई विदेशों में हो रहा है वही चीज़ हम यहाँ करते हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ बैठी नहीं। तो मैं एक चीज़ तो आपका आह्वान करना चाहूँगा कि आप टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग का मुद्दे को थोड़ा सा तरीके से देखें। ये मैंने थोड़ा सा इसका परिवेश दिया था कि हम किस तरह से तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स नहीं काम कर रहे हैं, उसका क्यों, क्या तरीका है, क्या किया जा सकता है। पूल्ड फाइनेंसिंग में आपकी भी MPUIF है, उड़ीसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर TNUDF है, PPPs कैसे काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कैसे काम कर रही हैं। और इसमें ये इसका उल्लेख कर रहे थे, जैसे हम लोग IDFC के तौर पे हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं फाइनेंस, एक जो है PMDO बनाई गई है। PMDO में करीब वही 12-13 जो मिश्रा जी बता रहे थे, 12-13 ऐसी संस्थाएं हैं जो कि वित्त पोषित करती हैं सिर्फ शहरी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको। तो इसमें जो बैंक फाइनेंसिंग है इसके भी जो मुद्दे हैं मैंने इसमें यहाँ पे इसको लाया, इसको मैंने समरी की थी। ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो मैं उसकी में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ मैंने टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग की बात करी है। तो जो लोग अगर अंग्रेज़ी में समझना चाहते हैं तो मैं जो मुद्दा कह रहा था वो ये है। इसके ऊपर एक मुद्दा जो है बहुत ही आवश्यक मुद्दा है जो कि हम लोग बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं, और वो मैं जो झांसी के कमिश्नर साहब ने एक मुद्दा कि हम जैसे अपने कचरे के प्रबंधन के लिए पहले बेसिक चीज़ करते हैं सॉर्टिंग, उसी तरह से हमारे पास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे क्या एसेट्स हैं, चाहे वो फिज़िकल एसेट्स हैं हमारी कॉरपोरेशन के पास में, क्या क्या हमारे पास में फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अब दो प्रकार के एसेट हो गए। तो फिजिकल एसेट्स में तो हो गए कि हमारे पास में जैसे कई दुकानें हैं। अब बुरहानपुर की मैं बात कर रहा था, बुरहानपुर में जो महापौर थे उनको यही नहीं पता था कि हमारी जो है ये मार्केट्स जो है उसमें ये दुकानें हैं, उसमें 1 रुपये पे जो है आज की तारीख में 1 रुपये पे दुकानें जो है चढ़ी हुई थी। तो ये जो है एक तो हो गई कि आपकी ये वित्तीय संसाधनों को आप अगर तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको अंदर अपना एक विश्लेषण करना पड़ेगा कि आज की तारीख में मेरे पास में है क्या, मुझे क्या अपनी जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनको आपको संजो करके रखना पड़ेगा, और उनको संजोने के साथ साथ उनका कैसे आप उसको परिष्कृत कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। तो आपका जो पहले स्तर पर हो गई कि इस तरह की दुकानें हैं, कुछ आपके पंप पड़े हुए हैं। अब हमारे पास में कॉरपोरेशन के पास में कई सारे जो हैं वो पानी के पंप रखे रहते हैं, नई पंप आ गई, नई योजना आ गई, पंप जो है वो बेकार पड़ा हुआ है। पंप को किसी और उपयोग में लाया जा सकता है, कुछ और उपयोग में आप खुद ना भी लाएं, आप उसको जो है
उसका बेच सकते हैं, उसकी नीलामी कर सकते हैं, उसको जो है आप कोई छोटे उसके लिए फंक्शन वगैरह के लिए आदमियों को अगर कुछ देना चाहते हैं, उससे एक आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ी हो सकती है। मैं इतने मतलब एक माइन्यूट लेवल पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, अपने विवेक के इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, हम अपनी स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्मार्ट हैं तो हमारे पास में जितने भी संसाधन हैं उनका हम भरपूर उपयोग करेंगे। तो ये मेरी पहली बिंदु जो मैंने अभी यहाँ लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव एसेट मैनेजमेंट के ऊपर, मेरा ये कहना है कि आज हमारे कुछ फिजिकल एसेट्स हैं, कुछ हमारे पास में फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनका कि कभी हम निर्धारण ही नहीं करते हैं। तो उसका एक पहले एक निर्धारण हो जाए, एक एसेट रजिस्टर बन जाए। और ऑस्ट्रेलिया जैसी शहरों में ये चीज़ें बहुत सामने देखने को आई हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है अपने एसेट्स को उसमें उसको बांध करके उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने एसेट्स का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। उनकी स्थिति हमारी स्थिति से बहुत विपरीत नहीं है क्योंकि उन्होंने भी 45-50 के आसपास बहुत सारा जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और शहरों में खास करके 60 के दशक के बाद में सरकारिया कमीशन जैसे हमारे यहाँ आया, उसी के बाद में हमारा जो है यहाँ पे भी जो है के भी एसेट्स जो हैं वो करीब 30 साल की लाइफ के बाद में उनको रिन्यू करने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो उन्होंने ये चीज़ का उपयोग किया और वो मेरे ख्याल से हमारे लिए जो तीसरा बिंदु मैं जिसके ऊपर जाना चाहूँगा वो है, अब हम ग्रीन फाइनेंसिंग की बात करें। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ कर रहे हैं वो बहुत ही मान्य है एज फार एज ग्रीन फाइनेंसिंग द वर्ल्ड ओवर इज कंसर्न। मैं बल्कि अभी वहाँ बासल नॉर्म्स होते हैं हमारे बैंकिंग के, तो मैं बासल से ही आ रहा हूँ। वहाँ पे ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर ही एक परिचर्चा थी, उसमें मैंने भाग लिया था। तो उसमें आज की तारीख में जो आपको फाइनेंसिंग है वो सस्ती दरों पे भी मिलेगी और आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलेगी, जो दोनों चीज़ें हमारे को चाहिए। तो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही है पेरिस में, जहाँ की हम भारत में भी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको कि मुझे बताने में हर्ष है कि हम लोगों ने अपने डीजल और कोयले के ऊपर जो है सेस लगा करके एक ग्रीन फंड बनाने की बात करी है। तो जो यहाँ क्लाइमेट चेंज और अडेप्टेशन की बात हो रही है, रेजिलियंस की बात हो रही है, तो वो चीज़ जो है आज हम अपने आप से बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम शहरी स्तर पर भी अगर इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लें कि हमें वो जो नए स्रोत हैं वित्त के, जो हरित वित्त हम कह सकते हैं, ग्रीन फाइनेंसिंग जो है, उसको अगर हमें अपने लिए आकर्षित करना है तो हमें उसके मापदंडों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। और उसमें हम अपनी जागरूकता बाकी लोगों में भी जो है, अब उसमें यही सारी चीज़ें करनी होंगी कि आज अगर हम अपनी क्योंकि क्या होता है आज मैं नैनीताल का यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ वैसे तो भोपाल ताल के चारों तरफ भी इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि डुप्लीकेशन है। नैनीताल इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि नैनीताल में मैंने खुद ने अध्ययन किया और मैंने देखा कि करीब 1960 से लेकर के और 2011 तक कोई मतलब बीसियों स्तर पर जो है उसी जो है मॉल रोड का विकास होता गया और वही बेंचें लगती गई, वही जो है स्ट्रीट लाइटें, और आपको कम से कम 7-8 लेयर्स स्ट्रीट फर्नीचर की आज भी जो SPSA फैकल्टी हैं वो ये चीज़ मेरी बात को समझेंगे कि वही चीज़ जो है आपकी बार बार लगी जा रही है, उसी चीज़ को बार बार, मतलब लाइट तो हमें चाहिए। आज हमें देखना चाहिए कि जिन शहरों की हम चेष्टा करते हैं हम उनके जैसा बनने की, आज हम बार्सिलोना का कह रहे हैं उदाहरण। बार्सिलोना ने 270 साल से उन घरों को वैसे के वैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। वही स्ट्रीट लाइट है, वही जो है रोटरी है, वही फाउंटेन लगा हुआ है, और क्या सुंदर तरह से मेंटेन करके रखते हैं। हमें हर साल
मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं जो है परिस्थितियों के कारण, भाई आज हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग कम्युनिटी को जो है काम करना है, उस काम को अगर हम, और इसमें मैं अपना अगला बिंदु यहाँ पे ला रहा हूँ, चौथा बिंदु है कि आज हमें बहुत ज़्यादा फोकस नवनिर्माण के ऊपर, ठीक है हमारे पास में बहुत सारा नवनिर्माण करने की आवश्यकता है, जितने सारे लोगों का पलायन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक सोच विकसित करनी पड़ेगी कि कैसे जो आज हमारे एसेट्स हैं उनको बेटर यूटिलाइज करना। ये रेट्रोफिटिंग और सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आज इफ़ वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड कंजर्व एरियाज, जो कि और उसका जो है आपको मूल्य मिलेगा, क्योंकि वो मूल्यवान और अधिक मूल्यवान होती जाएगी जैसे जैसे आज आप जो भी प्रमुख शहर हैं, जैसे लंदन है या आपका बार्सिलोना की बात हो रही थी और जगहों की बात होती है, और अधिक मूल्यवान होते जा रहे हैं। वैंकूवर जैसे शहर है वो कोई बहुत पुराना शहर नहीं है, लेकिन आज उसकी संज्ञा मतलब सबसे परिष्कृत शहरों में जो है उसकी गिनती होती है। उसने क्या किया है, पिछले 100 सालों में उसने जो है ज़्यादातर विकास हुआ है, और उसने भी जो है ये 100 साल पुरानी भी जो है इमारतों का भरपूर उपयोग हो रहा है। मैं अब मेरे जो मुख्य बिंदु थे मैंने आपको बता दिए कि जिसके अंतर्गत हम जो है वो कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से जो फाइनेंसिंग, क्योंकि ये तो मैं अपने मेरे ख्याल से भावुक होकर के मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा था, फाइनेंशियर्स ज़्यादा भावुक नहीं होते हैं, लेकिन जो एक मुद्दे की बात होती है वो मुद्दा ये है कि हम लोगों का एक डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म ही नहीं है। आज मैं आपको वित्त प्रदान करना चाहूँ तो उसके लिए कोई, जैसे आप अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल लोन, if you are defaulting, you are not paying, you are not repaying the loan, then I have a recourse. There is a default mechanism. Whereas what happens in the case of urban local bodies, they are supposed to be a tier of government. Now their own default is therefore understood to be a sovereign default, but the RBI does not allow for that. They say because RBI has फैसिलिटी, आरबीआई जो है उसके पास में जो 2 स्तर को वो सपोर्ट करता है, वो तीसरे स्तर को सपोर्ट नहीं करता है एज अ सोवरेन। और इसका फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। आप जो है आरबीआई की तरफ से सुनते रहते हैं कि आप जो है सरकार जो है अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी मान्य है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी मान्य है। तो होता क्या है कि वो आरबीआई उसके पीछे अपना जो एक्स्ट्रा पैसा जो छापने की क्षमता है वो जो है छापता है। अब वो चीज़ जो है अर्बन लोकल बॉडी के संदर्भ में नहीं है, तो वेज एंड मीन्स एडवांस जो पोजीशन आपस में ये लोग नेगोशिएट करते हैं आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी वही जाती है, वो चीज़ जो है उसमें नहीं है। तो आज की तारीख में हम लोग इसलिए फिर कंस्ट्रेन हो जाते हैं, हम लोगों का इतना विश्वास अर्बन लोकल बॉडीज़ में नहीं रहता। नगर निकायों के उसके वित्तीय जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें भी जो है हम लोगों को कमी लगती है। और ये कमी इसलिए भी है क्योंकि देखिए आज इस पे इतनी चर्चा करते हैं लेकिन काम क्यों नहीं होता। वो काम इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पीछे जो होने वाला एक रेगुलेशन होना चाहिए, उसको संवैधानिक तो मिल गया है, लेकिन जो विधित के अनुसार जो उसको एक बल मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। तो ये जो है एक 5वीं महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि बहुत ही विवेकपूर्ण है, और उसके बिना जो है हम कोई चीज़ भी स्मार्ट फाइनेंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इन्हीं 5 बिंदुओं से अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भोजन के पहले मेरे इस भाषण को आपने जो है इतना रुचि से सुना। धन्यवाद बहुत बहुत। कोई प्रश्न हो तो बताइए।
Thank you so much, Shri Palash Srivastava ji. Now I request Dr. C.S. Kumar, Transport Secretary, Government of Odisha, to come on stage and present a memento to Shri Palash Srivastava ji. A huge round of applause. Thank you, Dr. Kumar. Thank you, Palash ji. So, ladies and gentlemen, now I hope